खैर उगलना ये कांग्रेस का यूएसपी बन गया है। अगर उन्हें लगता है कि इस नारे को लेकर आपत्ति है तो मात्र 3-4 महीने पहले की तो बात है कि मोदी जी की मौत की कामना और हिटलर की मौत मरेगा कोट अनकोट ये शब्द किसने कहे थे? सुबोध कांत सहाय। ये तो गृह राज्य मंत्री रहे, इसमें तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा और पता नहीं क्या क्या, कुत्ते की मौत जैसा शब्द महाराष्ट्र के आपके एक नेता थे, राशिद शेख शायद उनका नाम था, मुझे हो सकता नाम में कुछ गलती हो रही हो, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं थी। यानी कब्र खोदने से पहले मौत का तो फरमान आप लोग जारी कर चुके थे। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई सहज अनायास हो गया और इसको लेकर हम प्रतिक्रिया करके पल्ला झाड़ लेंगे। ये तो स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। और इससे पहले भी, इसीलिए मैं वो बाकी अलग बात कहता हूं जो कुछ मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था, उनके लिए क्या क्या विशेषण, जातिवाचक शब्द, उनके चाय तू चाय बेच, ये आपके ऑफिशियल जो वेबसाइट थी उस पर कहा गया था, बाद में तुरंत हटाया गया, तू चाय बेच जैसे शब्द, वो सब अलग है। मैं तो सीधे मौत की सिर्फ बात कर रहा हूं। कब्र की बात आई है तो मैं मौत की बात कह रहा हूं। इमरान मसूद कांग्रेस में नहीं थे जिस दिन उन्होंने कहा था बोटी बोटी काट डालूंगा, अगले दिन कोटि कोटि नमन करके राहुल गांधी जी उनको कांग्रेस में ले आए थे और प्रदेश का उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश का बना दिया था। तो मृत्यु और घृणा, हिंसा और वैमनस्य के तो कितने ही प्रतीक है। मगर दीपक जी, एक बात की दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की, ये लोग गाली बकने में और घृणा फैलाने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी, ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे। यानी इतना अद्भुत पॉलिटिकल सेंस जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस नारे में दिखाया है, वो मेरे विचार से अनमैचिक है इंडियन पॉलिटिक्स में। क्योंकि सामान्यतः भारतीय संस्कृति में तो अगर किसी के प्रति गुस्सा हो तो कहते हैं भस्म हो जाएगा। आलोक जी भी मुस्कुरा रहे, मगर यहां पर तो साहब कब्र खोदना, मतलब देखिए सीएनआरसी में भी कब्र खोद रहे थे हिंदुत्व की, जबकि हिंदुत्व में तो कब्र खुदती नहीं है, मगर वहां भी हिंदुत्व की कब्र खोदने वालों के नारे का समर्थन हो रहा था और यहां भी कब्र खुद रही है। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर, एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए कब्र खोदता है ज्यादातर वो उसी में जाकर गिरता है। ठीक है, और पिछले कुछ वर्षों का अनुभव कांग्रेस के लिए यही दिखाता रहा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे जोड़ दिया उसको कि आप कब्र कह रहे हैं, सीएनआरसी में भी हुआ हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, और अब नारा भी लगा कांग्रेस में, तो कब्र खोदने का लगा, भस्म करने का नहीं। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी इस चीज में मास्टर है, हर चीज को ट्विस्ट देकर कैसे थोड़ी मास्टरी आलोक शर्मा जी आपको भी सीखनी चाहिए। अगर इनसे मुकाबला करना है तो थोड़ी मास्टरी सीखनी पड़ेगी आपको। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की मास्टरी से कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह की मास्टरी से आप केवल क्षणिक समय के लिए देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भटका सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में जिस तरह से दोबारा से आतंकवाद की लहर दिखाई दे रही है, वहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है, चाइना जगह जगह घुस रहा है, उनको क्लीन चिट देंगे लेकिन कांग्रेस को गालियाँ देंगे। चाइना को कहेंगे कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई गया था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत पहले 30 साल पहले ऐसा गलत किया था। मुझे लगता है कि ये मानसिकता जो है, ये धीरे धीरे साइकोलॉजिकल वे में जनता के बीच में परोसी जाती है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनको वोट मिलता है। देश इनके लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। यही कारण है कि तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्ष हो गए, अभी भी वो छाती पीट के पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, और एक व्यक्ति, एक छोटा व्यापारी जो है, उस व्यापारी की जांच कराने से डर रही है सरकार। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से एक व्यापारी को बचाने के लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं ने स्टूडियो छोड़ दिए, बीजेपी की पूरी सरकार उसको बचाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन कभी सेना के पीछे खड़े हो जाओ, सेना के को उसने फलाने ने ऐसा कह दिया। अरे भाई, सेना को कहा नहीं कहा, अगर गलत कहा तो आपकी सरकार है, उस पर एक्शन लो। लेकिन सरकार को भावनात्मक मुद्दे को लेकर आप देखिए किस तरह से पुलवामा में केवल मात्र 24 घंटे के बाद सेना के को पीछे शहीदों के पोस्टर लगाकर सेना को फ्रंट में खड़ा कर वोट मांगने शुरू कर दीजिए। दीपक जी, आपको याद होगा हम इंडिया गेट पे आपके साथ एक डिबेट कर रहे थे उसमें, और यही बात मैंने उस दिन कही थी कि इनके लिए शहीद हुआ, कौन मरा कौन नहीं मरा, कहाँ हुआ क्या हुआ, दंगे फैले नहीं फैले, किसने फैलाए, इनके लिए कोई मतलब नहीं। इनके लिए शहादत भी वोट बैंक है, इनके लिए हिंदू मुस्लिम भी वोट बैंक है, और तमाम तरह से 26/11 का एग्जाम्पल मैंने लिया था। मुझे लगता है कि आज भी ये सरकार
जो असली मुद्दे हैं देश के सामने उनसे भागना चाहती है। ठीक है, और मैं उन सीधे- मुद्दों को फेस नहीं करना चाहती। ठीक है सुधांशु जी, आप पर आरोप है कि इन्हीं भावनात्मक मुद्दों पर आप राजनीति करते हैं और देश के मुख्य मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। ये आरोप है आप पर कि भावनात्मक मुद्दों पर पॉलिटिक्स, शहीदों पर पॉलिटिक्स, सेना को आगे रखकर पॉलिटिक्स, लेकिन मुद्दों की बात नहीं। देखिए, भावनात्मक मुद्दे तो वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि बटाला हाउस इनकाउंटर की बात सुनकर सोनिया जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब इससे ज़्यादा तो भावनात्मक अपील नहीं की जा सकती कि मेरे मन में आंसू आ गए। हाँ, मगर वही अगर ये कह दिया जाए कि सेना के जो जवान जिन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया उनके प्रति सहानुभूति के शब्द कह दो, तो वो भावनात्मक राजनीति है। और आतंकवादियों के लिए आंसू बहा दो और छाती पीट दो, तो वो भावनात्मक राजनीति नहीं है, वो सेकुलर राजनीति है। अभी बात आलोक जी ने एक गंभीर बात कही, पंजाब में हालात थोड़ा खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मगर सोचिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। या आम आदमी पार्टी को सत्ता की पहली दहलीज आपने ही उसकी पालकी ढोकर पार कराई थी ना दिल्ली में। किस लिए? आप ही की सरकार थी, आप हार गए थे। शीला दीक्षित जी को केजरीवाल ने विधानसभा में हरा दिया था। आपको तो नैतिक रूप से स्टैंड लेना चाहिए था कि हम हारे हैं, हमारा सत्ता से कोई मतलब नहीं। 8 सीटें आपकी थी और इनकी थी 28। आपने उनकी सत्ता बनाई। अब आइए पंजाब में क्या गलती की। पंजाब में जो आंदोलन खड़ा हो रहा था, हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, उसमें तमाम ऐसे तत्व थे जिनका किसान आंदोलन से मतलब नहीं था। आप याद करिए, आसाम को गूजनेक को काट देंगे, कम से कम आसाम को तो काट दें देश से, वो कश्मीर की आज़ादी की बात और उससे लेकर खालिस्तान की बात, जाने क्या क्या हो रहा था। केवल मोदी जी के अंध विरोध में आप उनके साथ खड़े हो गए। अरे आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तब तो ओपनली वो बयान में बता रहे हैं कि किस ढंग की शक्तियां उसमें संचारित हो गई थी। और आपने क्या पाया? अंततः सत्ता भी गंवाई और सिद्धांत भी गंवाया और देश की भी क्षति हुई। और ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई जिन्होंने कानून व्यवस्था का माखौल बना दिया है। और माखौल भी कैसे? वो भी आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। याद करिए 1977 के दौर में, 80 के दौर में भिंडरावाले को इसी प्रकार से बाकायदा हथियार लेकर अपनी रैली निकालने की परमिशन दी गई थी, क्योंकि अकाली दल को काटना था उस जमाने में। आज अगर आप देखें तो पंजाब की सरकार वही कर रही है कि दबाव के आगे झुककर केस विड्रॉ करके वापस देने की बात कर रही है। तो आपने उनको राजनीति का पहला ककहरा सिखाया था, पहला पाठ सिखाया था, और अब वो आप ही से पाठ सीखकर जो कुछ पंजाब में है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गंभीर मुद्दों के ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विरोध की मानसिकता के ब्लिंकर्स अपनी आंखों पर लगाकर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। अन्यथा आप देश के लिए भी समस्या पैदा करेंगे और खुद भी खड्डे में गिरने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो क्या आप गलत चश्मे से देखते हैं चीजों को? क्या गलत राजनीति करते हैं? क्या आपका नारा लोगों को पसंद नहीं आता है? 2019 का ही नारा ले लीजिए, इसी तरह का नारा था जिस अपमान पे आप बात कर रहे हैं, चौकीदार चोर है, नहीं चल पाया वो। देखिए, मुझे लगता है चौकीदार चोर है का जो नारा दिया गया, उसके पीछे अगर आप राफेल की जांच करा लें किसी भी जांच एजेंसी से, तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन जांच नहीं कराएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर जो रात को 2 बजे एफआईआर लिखना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस जाकर उस सीबीआई के कार्यालय को घेर लेती है कि कहीं एफआईआर ना हो जाए, और उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन तक नहीं मिलती है। चौकीदार चोर है कि नहीं, ये तो इसी कृत्य से सिद्ध हो जाता है। अब वापस आते हैं, मैं सुधांशु भाई से पूछना चाहता हूँ, 40 लोग पुलवामा में 2019 के बाद उनका शहादत हुई, वो शहीद हुए, क्या उनको आज तक शहीद का दर्जा मिल पाया है? अभी तक नहीं मिल पाया है। सुभाष चंद्र बोस को 20 साल तक आप कहते रहे कि साहब 30 साल तक भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। अब तो 9 साल हो गए आपकी सरकार को आए, अभी तक क्यों नहीं दिया? केवल उन मुद्दों को आप उठाते हैं जिनसे वोट मिलती है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को आपने पिछले 20-25 साल तक उठाया, जबकि जो भी घटना घटी उस समय पर आप ही की सरकार, यहाँ पर आप ही के 100 से ज़्यादा सांसद वीपी सिंह को समर्थन दे रहे थे। वो आपने वहाँ पर समर्थन वापस नहीं लिया था 1990 में जब ये घटना घटी, लेकिन वोट मांगते रहे। आज जब कश्मीरी पंडित भाई सड़क पर आ गए, उनकी आंखें खुली कि बीजेपी किस तरह से नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद का उपयोग करती है। अब बात आती है कि किस तरह से पंजाब में हुआ। पंजाब में अगर किसान आंदोलन इतने लंबे समय तक चला तो किसकी वजह से चला? किसकी जिद थी?
केवल मोदी साहब की जिद थी कि तमाम एफसीआई के गोडाउन एक व्यक्ति को देने हैं, एक बिजनेसमैन को देने हैं। जब आपको पता है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा है तो उसके ऊपर आप कमेटी बनाते, कोई रास्ता निकालते, कुछ तो करते, लेकिन आप जिद पर खड़े रहे कि हम देख लेंगे। उनके यहाँ इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाए थे, किसने? वो कांग्रेस ने भिजवाए थे। किसानों के यहाँ पर हजारों की संख्या में आपने उस आवाज़ को उठाने में पूरी मदद दी। सरकार आपकी है केंद्र में, जिम्मेदार कांग्रेस है। मतलब गजब तर्क देते हैं आप लोग। आपका कोई जिम्मेवारी नहीं है वहाँ पर। आपकी इंटेलिजेंस आईबी क्या कर रही है? सब हालत खराब हो रही है, इसलिए हो रही है कि 2013 में कांग्रेस ने सरकार बनवा दी थी, इसलिए पंजाब खराब हो रहा है। मतलब कोई सुनेगा इस बात को? आपकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं। या तो पंडित नेहरू की जिम्मेवारी है या फिर कांग्रेस की पार्टी की पूरी जिम्मेवारी है, बीजेपी की कोई जिम्मेवारी नहीं। आपकी बी टीम है वो, आप पूरी तरह से उसको पोषित करते हैं। जितना उपयोग करना होता है उतना उपयोग करते हैं। कठपुतली में जितनी रस्सियां खींचते हैं आप आम आदमी पार्टी की, उतना वो चलते हैं। जिन जिन राज्यों में आप चाहते हैं वो जाकर चुनाव लड़ते हैं। वो आपसे बगैर पूछे सांस नहीं ले सकते हैं। अगर सत्येंद्र जैन भी जेल में है तो उसका पीछे भी ये कारण नहीं है कि आप उसको जेल में रखना चाहते हैं। वो भी ये है कि बीजेपी के 2 बड़े लीडर्स में से एक अंदर रखना चाहते हैं, एक बाहर रखना चाहते हैं। किसी की हिम्मत हो सकती है मनीष सिसोदिया की कि सीबीआई के ऑफिस से बाहर निकले 9 घंटे 10 घंटे की पूछताछ के बाद और आकर कहे कि सीबीआई मुझे बीजेपी ज्वाइन कराना चाहती थी। सीबीआई के डायरेक्टर को चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए। आपके कार्यालय से बाहर निकलते इतना बड़ा आरोप एक व्यक्ति लगा रहा है, लेकिन दोनों की बहुत अच्छी जुगलबंदी है, इसलिए कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता है कि आज जो पंजाब के हालात हो रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हालात हैं, वो पूरी तरह से उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी जिम्मेदार है। सुधांशु जी, एक सवाल। और दूसरा सवाल, वो कह रहे हैं कि कई कठपुतलियों को आप घुमाते हैं, आपके हिसाब से वो कठपुतलियां घूमती हैं। अरे आलोक भाई, राजनीति इसी को कहते हैं। आप भी कुछ कठपुतली रखिए और उनको घुमाइए, तभी राजनीति हो पाएगी। जवाब दीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, सारी बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में बात कही। सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उनकी मृत्यु को लेकर एक टेक्निकलिटी है जिस विषय में कोई भी चीज़ निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती थी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। परंतु जहां जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति लगी रहती थी उस इंडिया गेट पे अब पूरे शान और शौकत के साथ सुभाष बोस जी की मूर्ति है। आपने कहा कि पुलवामा के सैनिकों को शहीद का दर्जा नहीं मिला और साथ ही साथ आपने सुभाष बोस जी की बात कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में जो लोग ब्रिटिश सरकार से विद्रोह करके गए थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, जिसके लिए दिखाने के लिए भूला भाई देसाई के साथ जवाहरलाल नेहरू ने उनका केस भी लड़ा था। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या उनको भारत की सेना में वापस बहाल किया था? बोलिए हाँ या ना। उनकी पेंशन दी थी? वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो बंदूक लेकर ब्रिटिश फौज से लड़ने गए थे। ना उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला, ना उनको सेना में बहाली मिली और ना उनको पेंशन मिली। और आज देखिए कितनी सुविधा से कर रहे हैं। अब आता हूं वर्तमान पे जो इन्होंने कहा। अगला इन्होंने विषय कहा था कि अडानी को फूड कारपोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था। मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, शहीद का दर्जा मिल गया। मान्यवर, मैंने तो आपसे कहा ना, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको आपने किया कि नहीं? उनको किया कि नहीं बताइए। पुलवामा के जो आज की डेट में मैं एक और बात कह दूं, शहीद का दर्जा देने के मिलिट्री के एक कुछ हाँ मैं बता रहा हूं आपको साहब, यहां पे भी बता रहा हूं, शहीद का दर्जा देने के आर्मी के एस्टैब्लिश रूल हैं। फाइटिंग होते हुए किस तरीके की प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया के कारण टेक्निकलिटी हो सकती है। पर आपने स्वतंत्रता सेनानियों के जो रूल बनाए थे उसमें तो इनसे कहीं हल्के लोग जो पता नहीं किस किस आरोप में गए थे जेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, मगर जो बंदूक लेके लड़े थे वो सेनानी नहीं हुए। खैर, अब आइए आज के समय पे आते हैं। आपने कहा एफसीआई का, वो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट 15 साल का अडानी को 2007-8 में मिला था और उसमें एक और मजेदार शर्त थी कि 12% एंश्योर्ड रिटर्न रहेगा। हमने दिया था कि आपने दिया था? और प्राइवेट कंपनी को पंजाब में लाने का काम नेस्ले पंडित नेहरू के जमाने में और पेप्सी राजीव गांधी के जमाने में आई थी। मगर मैंने कभी नहीं देखा दीपक जी कि उन विदेशी कंपनियों के खिलाफ झंडा लेकर कांग्रेस के लोग खड़े हुए हों। लड़ाई लड़ेंगे किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं, जबकि किसानों के लिए। और याद करिए, पेप्सी के चिप्स हम लोग कितने के खाते हैं? कितना किसान को मिलता है उस आलू के चिप्स में? हाँ, वो मुद्दा नहीं बनाना है। मुद्दा तो सिर्फ भारत
और भारत की चाहे सेना हो या भारत का व्यवसाय हो, उसको मुद्दा बनाना है। विदेश के साथ तो हम साथ साथ हैं। अब इन्होंने कहा कि साथ साथ कैसे, तो वही बता रहा हूं। पंजाब से किसान आंदोलन शुरू होता है और दिल्ली में आके सेटल हो जाते हैं। वहां कांग्रेस की सरकार, यहां आप आम आदमी पार्टी की सरकार, तो जुगलबंदी तो दिखती है ना। और उस जुगलबंदी में हकीकत कितनी थी, मैं ईमानदारी से याद दिला देना चाहता हूं। जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता थे, नाम नहीं ले रहा हूं, चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई। ये सबसे बड़े अलंबरदार बन के बैठे थे किसान आंदोलन के, साफ हो गए पंजाब में। आम आदमी पार्टी ने तो अपनी विधानसभा में पारित कर दिया था प्रस्ताव, उसकी सरकार बन गई। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिले, महत्वपूर्ण नहीं दीपक जी। उनके गांव के बूथ पर जितने लोग उन नेता की पंचायत में बैठे रहते थे, उतने वोट नहीं मिले उनकी समर्थित पार्टी को। ये तो था, यानी ग्राउंड रियलिटी क्या थी और हकीकत क्या थी। और ये कह रहे हैं कि हम किसी को, अरे बताइए, अब मनीष सिसोदिया इस ढंग से बोल रहे हैं कि सीबीआई ने कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो। कम से कम वो पार्टी जिसने 50 साल इस देश पर सीधे शासन किया, उसको ऐसे एब्सर्ड लॉजिक पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पूछताछ होती है तो वो रिकॉर्डेड होती है। मनीष सिसोदिया जी को हवा में नहीं बात करनी चाहिए। ये मनीष सिसोदिया जी तो वही हैं जो अप्रैल 2021 में कह दिए थे कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जब सिंगापुर जाने की परमिशन नहीं, सिंगापुर सरकार ने आपत्ति कर दी थी सिंगापुर वायरस कहने पे। जबकि अप्रैल 2021 तक भारत तो छोड़िए, दुनिया में बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। और आप लोगों ने मनीष सिसोदिया की देखा देखी, दोनों भाई बहनों ने ट्वीट कर दिया था कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जो सरासर झूठ था। अप्रैल 2021 तक पूरी दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था, पर बकौल हमारे विपक्षी दल भारत सरकार ने बना भी लिया था और विदेश में एक्सपोर्ट भी कर दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सब झूठ के साझीदार हैं और केवल मोदी जी के प्रति वैमनस्य और घृणा के परस्पर भागीदार हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां से